नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मुजम्मिल आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम आपसे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से इस टाइम पर किडनी की प्रॉब्लम्स, लीवर की प्रॉब्लम्स, कैंसर की दिक्कत और ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि किडनी की प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली आज हम जो बात करेंगे वो किडनी के टॉपिक के ऊपर फोकस करके करेंगे। इस वजह से क्योंकि मैं स्वयं एक किडनी पेशेंट हूँ और मैं पिछले 3 साल से तो डायलिसिस पर हूँ और पिछले 5 साल से ऊपर से मैं किडनी का इलाज कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज देखिए, समझने वाली ये है कि बीमारी चाहे कोई भी हो, कभी भी उससे डरना नहीं चाहिए, कभी भी उससे भागना नहीं चाहिए। और हमेशा हर बीमारी के पीछे की साइंस को, उसकी थ्योरी को हमको समझना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर जैसे किडनी की बीमारी है, किडनी की बीमारी को अगर आप प्रॉपरली स्टडी कर लीजिए, जैसे किडनी की बीमारी में हमें खाना क्या चाहिए, किन चीजों का परहेज रखना चाहिए, डायलिसिस पेशेंट को क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, अगर डायलिसिस नहीं हो रही है तब क्या क्या परहेज होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। अगर आप इन चीजों को समझिए, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकेशन। मगर मैं मेडिकेशन में एलोपैथिक का बिल्कुल भी आपको रेफर नहीं करूंगा कि एलोपैथिक को आप यूज कीजिए। हाँ, अगर आपके साथ में इमरजेंसी है किसी तरह की, तो एलोपैथिक से आप उसको कंट्रोल कर लीजिए। बट कभी भी एलोपैथिक को अपना माध्यम मत बनाइए कि हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहें और चलते रहें। हमेशा याद रखिए कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन जैसे किडनी की प्रॉब्लम में स्टार्ट होती हैं बीपी, शुगर और कुछ मल्टीविटामिन, कैल्शियम्स, मल्टी मिनरल टैबलेट्स, कुछ पोटेशियम कंट्रोल करने के लिए, कुछ फॉस्फेट कंट्रोल करने के लिए और डाइटोर जैसे कि पेशाब लाने के लिए, ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। बट मैं आपको सारी ये राय दूंगा कि आप अगर किडनी पेशेंट हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उसको रिप्लेस कीजिए होम्योपैथिक से या आयुर्वेदिक से। उसकी वजह यह है सर कि एलोपैथिक जो पैथी है वो सफल है केवल सर्जिकल्स में या फिर इमरजेंसी क्योर करने में। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आपको सोचो कि अगर आपके सिर में दर्द है, आपने एलोपैथिक की एक गोली खा ली तो वो आपके सिर का दर्द तो कम कर देती है, खत्म कर देती है, आपको एहसास नहीं होता। बट वो पेन किलर आपके लीवर और किडनी को डैमेज करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। आप अगर किडनी पेशेंट हैं, आप डायलिसिस टेक्नीशियन से पूछिए कि जो ये एलोपैथिक मेडिसिन चलती हैं, ये अगर एक चीज को क्योर करती हैं तो 4 चीजों को खराब कर दें। मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना है आपसे कि आप एलोपैथिक मेडिसिन को रिप्लेस कीजिए, होम्योपैथिक यूज कीजिए, आयुर्वेदिक यूज कीजिए और आपकी बॉडी किन मेडिसिन को एक्सेप्ट करके रिजल्ट दे रही है, इसमें थोड़ा समय लगता है, उस समय को लीजिए और एलोपैथिक मेडिसिन को रिप्लेस कीजिए। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन आपकी किडनी को फर्दर खराब करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोल रहा हूं, ये सच है कि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो वो आपके किडनी को डैमेज करेगा। ये सच है कि अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो वो आपके किडनी को डैमेज करेगा। हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी है, बीपी 180, 170, 200 इतना है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज कीजिए। देखिए, मेरे वर्डिंग्स को याद रखिए, इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक यूज कीजिए, अपने को क्योर करने के लिए एलोपैथिक मत यूज कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रम है कि एलोपैथिक से आपकी प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी, ये नामुमकिन है।
आप किसी भी जगह, कोई भी हॉस्पिटल, पीजीआई से लेकर के एम्स, कहीं पे चले जाइए, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो डायलिसिस पेशेंट के को चले और उसका डायलिसिस बंद हो जाए, वो अपनी नॉर्मल जीवन पे आ जाए। मगर होम्योपैथिक और आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन हैं कि अगर नॉलेज के साथ आपने उसको यूज किया तो विद 100% नॉलेज आप क्योर हो सकते हैं, आपकी किडनी रीजनरेट हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर स्टेजेस होती हैं, कुछ लोगों की स्टेज होती है कि जिनमें डायलिसिस नहीं स्टार्ट हुआ होता है और कुछ लोगों की स्टेज होती है कि डायलिसिस स्टार्ट हो गया होता है। दोनों ही कंडीशंस में आप स्टडी कीजिए। मेरी बात को मतलब ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, आपको बहुत परफेक्ट एडवाइस दे दूंगा। मेरा मकसद सिर्फ ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है कि मेरे जैसे हजारों लाखों पेशेंट्स जो जिनका डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है वो ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ अब खत्म हो गई। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका अगर डायलिसिस स्टार्ट हुआ है तो भगवान का शुक्र अदा कीजिए कि डायलिसिस जो है वो आपको जीवित रहने की एक प्रक्रिया है। अगर आप उसको नहीं कराओगे तो वो फिर दिक्कतें जो आपको पहले हो रही थी वो फ्लूइड रुकेगा और वो दिक्कत दोबारा से होगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा के बीमार हो गए हैं और कभी ठीक नहीं हो सकते। नंबर 1। नंबर 2, आप कोशिश कीजिए कि बीपी की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन जो आप एलोपैथिक गोलियों में ले रहे हैं उसको नेचुरोपैथी से रिप्लेस कीजिए, होम्योपैथी से रिप्लेस कीजिए। क्योंकि होम्योपैथिक का जो बेस है वो है लिक्विड टिंचर, और लिक्विड जो है वो आपके बहुत ही माइन्यूट मात्रा में, मतलब ड्रॉप्स में आपको लेना होता है। वो इतना भी नहीं है कि आपको आधा कप लेना है और दिन में 4 बार लेना है तो आपका फ्लूइड बढ़ जाएगा। वो ड्रॉप्स में मेडिसिन चलती है तो वो इतना ज्यादा फ्लूइड भी नहीं बढ़ाएगी। प्लस उसका फायदा एलोपैथिक से बहुत ज्यादा है और नुकसान बिल्कुल नहीं है। नंबर 1, तो आपकी बॉडी को प्लस आपकी किडनी को, दोनों ही चीजों को नुकसान नहीं होने वाला है अगर आप अपनी पैथी को चेंज करते हैं, दवाइयों को रिप्लेस करते हैं। नंबर 2, अगर आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी डाइट है, जो आपके डाइटिशियन ने आपको बना के दी है, मेरे डाइटिशियन ने जो मुझे डाइट बना के दी थी, अगर मैं वो फॉलो कर रहा होता तो 3 साल के डायलिसिस में मैं मर गया होता, आपके सामने ऐसे बात नहीं कर रहा होता। इसलिए हर व्यक्ति की बॉडी अलग है, हर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर अलग है, हर व्यक्ति की बीमारी को झेलने की क्षमता और चीजों को एक्सेप्ट करने की क्षमता अलग होती है। कुछ लोग पानी ज्यादा पीते हैं, स्वेलिंग नहीं आती है। कुछ लोग पानी कम पीते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। पेट में पानी भर जाता है, ठीक है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो ये डिपेंड करता है बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर, और एलोपैथिक मेडिसिन इम्यूनिटी को डैमेज करती हैं, आपको और वीक और कमजोर करती हैं। दूसरी चीज ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने शेयर करूंगा कि फूड के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, खाने के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो किडनी पेशेंट को होती हैं उसको खाने से बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको बीपी कंट्रोल करना है तो आप नमक को स्किप कर दीजिए खाने से, ये लोग सभी डॉक्टर्स बताते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप नमक स्किप करेंगे तो पेट भर के खाना नहीं खा पाएंगे। केवल जो भूख का जो एक वो कसाव होता है जिसकी वजह से आदमी निढाल हो जाता है, आपके 4 रोटी 5 रोटी की भूख है, आप 1-1.5 रोटी खा लीजिएगा तो जो अंदर से पेट आपका भूख से तड़प रहा था वो तड़पना बंद हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि फीका खाना है, पेट तो भर ही नहीं सकता, फीका ज्यादा हलक से उतर ही नहीं सकता। मेरे साथ भी ये चीज हुई है। मैं आपको इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में खाने ऐसे बता दूंगा जो बहुत टेस्टी होंगे और विदाउट नमक के होंगे। अगर ये प्रॉब्लम है कि बीपी की
पेशेंट की दूर हो जाती है तो मुझे लगता है कि किडनी 50% रिकवर हो सकती है अगर आप अपना बीपी कंट्रोल करने में सफल हो गए फॉर द 3 to 6 months। देखिए ये एक लॉन्ग लास्टिंग है। एक चीज हमेशा याद रखिए, किडनी की बीमारी एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं हुई है। सालों लगते हैं अंदर ही अंदर किडनी को खराब होने में, और सही होने में भी सालों लगेंगे। कुछ महीने आपको नमक स्किप करना पड़ेगा, कुछ महीने आपको कोशिश करना पड़ेगी कि खाने को बहुत ही एक मतलब परफॉर्म वे में लेना पड़ेगा। हो सकता है कुछ आप लोग को सप्लीमेंटेशन भी करना पड़े खाने में, क्योंकि शुरू में तो आपका पेट नहीं भरेगा, बट धीरे धीरे व्हेन यू आर गोइंग टू बी हैबिचुअल, आपको धीरे धीरे आसानी होने लगेगी अपने पेट को भरने में। और पेट जब भरेगा तो वो हार्मोन्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, जो आपकी बॉडी को ताकत पहुंचेगी। और बीपी कंट्रोल रहेगा तो किडनी को फर्दर डैमेज नहीं होगा। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की वजह से आपकी किडनी डैमेज हुई है, तो मुख्य कारण मैं आपको बता दूं, शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी खाना ही जिम्मेदार है। खाने से ही आप अपनी शुगर को विद इन 2 to 3 days कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट, फूड, अब ये चीजें हैं जो कि बहुत मतलब रिपोर्ट्स देख करके ही किसी पेशेंट का ग्रुप चार्ट बनाया जा सकता है। उसका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट की रीडिंग देख करके ही हम खाने का फूड चार्ट बना सकते हैं। अदरवाइज हम एक कॉमन चीजें आपको बता देंगे और बढ़े हुए पोटेशियम का पेशेंट उसको यूज कर लेगा तो उसको नुकसान होने की आशंका है। इसलिए मैं अभी किसी तरीके का कोई फूड डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप चाहो तो खाने से अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हो, इवन कुछ हद तक क्योर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस पेशेंट के अगर कोई डायलिसिस पे आ गया तो वो डॉक्टर का बताया वो जो खाना होता है, देखिए मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, सुबह 1 कप चाय के साथ 2 बिस्किट और 3 घंटे के बाद सब्जी जिसमें पत्तेदार सब्जी ना हो, और दाल जो छिलकेदार दाल ना हो। अब उसमें आप कुछ सोच लीजिए कि भिंडी, तुरई, लौकी, परवल, कद्दू, इन 5-6 सब्जियों में ही आपको गुजारा करना है। और ये वह सब्जियां हैं कि अगर आपको गोबर की खाद की मिल जाए तो टेस्टी बनती हैं, और प्लस आपको नमक भी कम डालना है, बहुत ज्यादा नमक यूज नहीं करना है, तो इन सब्जियों में आपको टेस्ट नहीं मिल पाएगा, कुछ भी कर लीजिए। नंबर 2, ऐसी भी सब्जियां हैं कि जिनको आप चीजों को अगर थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, आप डायलिसिस पेशेंट हैं अगर, तो डॉक्टर्स एग बताते हैं। एग को आप विदाउट सॉल्ट यूज करते हैं, ओनली व्हाइट पोर्शन, तो काफी हद तक आपकी डाइट में प्रोटीन बढ़ता है, और क्योंकि डायलिसिस में प्रोटीन भी क्षमता है, और विदाउट सॉल्ट यूज कीजिएगा तो वो आपका पानी नहीं बढ़ाएगा, पेट भरेगा आपका, टेस्टी खाना होगा तो आप पेट भर के खाओगे। पेट भर के खाइएगा तो इन फ्यूचर आप